जो अदृश्य चीजें होती है ना बच्चों, उनमें बड़ी ताकत होती है, जैसे कि करंट। पोसंबा भाई पोसंबा, लाल किले में क्या हुआ, 100 रुपए की। दूर से आंखों के डर से ही आवेशित हो जाता है वो, साले निमान रखे दायरे की थूतरी बीत दूंगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में जबरदस्त होंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 05, लेक्चर नंबर 0। और वही बात जहाँ से छोड़ा वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। आपको पूरी सीरीज जो है वो प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं, हालांकि अभी तो नया चैनल है, तो वैसे भी आपको जितने भी जो भी वीडियोस मिलेंगे वो सारे सीरीज वाइज ही मिलेंगे, लेक्चर के अनुसार ही मिलेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं जैसे जैसे अपन प्रोसीड करेंगे फर्दर, वैसे वैसे मैं प्लेलिस्ट बनाता हो जाऊंगा कि सब ये पर्टिकुलर लेक्चर की, पर्टिकुलर चैप्टर की है। ठीक, उसकी उसकी फिक्र मत कीजिएगा। और कोई भी जो आपके डाउट्स है वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जैसे एक कमेंट आया था कि फोकस थोड़ा सा जो है डिस्टर्ब करता है, क्योंकि क्या करें बच्चों, अभी फ़ोन से शूट करना पड़ा, लेकिन जल्द ही कैमरे से भी शूट करेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। चालक तथा विद्युत रोधी। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? चालक तथा विद्युत रोधी। चालक क्या होते हैं और विद्युत रोधी क्या होते हैं? चालक वो होते हैं जिनमें से करंट फ्लो कर जाए, और विद्युत रोधी वो होते हैं जिनमें से विद्युत यानी कि करंट रोध हो जाए, यानी कि प्रतिरोध हो जाए, करंट का प्रतिरोध हो जाए, यानी कि करंट उसमें से फ्लो ना कर सके। तो सिंपल सी डेफिनेशन, जिसमें से करंट फ्लो कर जाए वो चालक, जिसमें से करंट फ्लो ना करे वो विद्युत रोधी या अचालक या कुचालक जिन्हें आप कहते हो। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। जो पदार्थ आसानी से अपने में से होकर विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं उन्हें चालक कहते हैं। देखो सिंपल सी डेफिनेशन, जो पदार्थ आसानी से अपने में से होकर करंट पास ऑन कर देते हैं, ठीक है, ऐसे पदार्थ जो कि अपने में से होकर करंट गुजार देते हैं इजीली, जो है वो बोल देते हैं कि हाँ भाई करंट तेरे को आना है, ये ले आ जा। वो कहते थे ना अपन बचपन में, पोसंबा भाई पोसंबा, लाल किले में क्या हुआ, 100 रुपए की। तो उसमें से दो दो व्यक्ति ऐसे पकड़ के बीच में से गुजारते थे। तो बस वैसे ही ये पदार्थ करते हैं। पदार्थ क्या बोलते हैं कि करंट तेरे को आने का है, ले आ जा, अपने अंदर में से आ जा, अपन तेरे को मना नहीं करेगा, वेलकम। तो जो पदार्थ आसानी से अपने में से होकर करंट गुजार देते हैं, प्रवाह विद्युत को, विद्युत मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट, जिसको छूने से रोम रोम को पता लग जाता है हाँ भैया इसमें ताकत है। जो अदृश्य चीजें होती है ना बच्चों, उनमें बड़ी ताकत होती है, जैसे कि करंट। करंट दिखता नहीं है ना भाई, जैसे आपके घर पे फैन चल रहा है तो स्विच से फैन तक आता हुआ करंट दिखेगा नहीं, लेकिन उसमें ताकत होती है। कैसे है? एक बार चिटकी आंगली टच करके देख लेना, पता पड़ जाएगा रोम रोम। तो अदृश्य चीजों में बड़ी ताकत होती है। ठीक है, खैर तो विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं उन्हें चालक कहते हैं। उनमें उनमें ऐसे विद्युत आवेश इलेक्ट्रॉन होते हैं जो पदार्थ के भीतर गति के लिए अपेक्षाकृत स्वतंत्र होते हैं। बच्चों, चालक को स्विच से लेकर पंखे तक पहुंचाने के लिए कोई ऐसी सवारी चाहिए, कोई ऐसा साधन चाहिए जो स्वतंत्र हो, जो मुक्त हो। जो चीज बंधी हुई होगी वो स्विच से पंखे तक कैसे जाएगी? नहीं जा सकती। तो सामान्य तौर पर ऐसा माना जाता है कि करंट जो है विद्युत आवेश, करंट जो है यानी कि विद्युत जो है, विद्युत यानी कि विद्युत धारा या करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन रूपी घोड़े पर सवार होकर और पंखे तक जाता है। यानी विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित या ले जाने के लिए जिस घोड़े की आवश्यकता होती है, घोड़ा, हॉर्स बोल रहा हूं, उसे क्या कहते हैं अपन? उसे कहते हैं अपन स्वतंत्र पार्टिकल्स जो होते हैं, और वो जनरली क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्योंकि मैंने आपको पहले परमाणु संरचना 2-3 लेक्चर पहले जब बताया तो उसमें बताया था प्रोटॉन जो होते हैं और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो तो बंधे हुए होते हैं नाभिक के अंदर, वो तो ठाडे पड़े रहते हैं नाली में पड़े हुए सुअर की जैसे। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, इसलिए ऐसा माना जाता है कि उनमें ऐसे विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो कि स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं, इसलिए वो विद्युत धारा को एक जगह से दूसरे स्थान तक प्रवाहित कर ले जाते हैं, गति कर ले जाते हैं। और उदाहरण किस हर चालक होते हैं, ठीक है, माना जैसे कि अपने आसपास कौन कौन से पदार्थ जो है चालक होती है? धातुएं, लगभग सभी धातुएं चालक होती है। लोहा हो गया, ठीक है, जैसे कि मानव, अपने अंदर से भी करंट बह सकता है, नहीं पता तो चेक कर सकते हो आप। जंतु शरीर, मानव तथा जंतुओं का शरीर, जितने भी प्राणी, हिरण वगैरह, शेर, उनमें भी करंट फ्लो कर सकते। और पृथ्वी भी बच्चों एक चालक होती है, ठीक है, तभी तो अपन अर्थिंग कराते हैं, ताकि जितना भी
करंट है वो सारा जो है किस में चला जाए, पृथ्वी के अंदर चला जाए, ठीक है। तो वो भी एक तरह के चालक। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने में से करंट को होकर गुजार नहीं सकते, उन्हें क्या कहते हैं अपन, विद्युत रोधी। जैसे कांच, प्लास्टिक, नायलॉन, ठीक है, कपड़ा जो होता है, लकड़ी जैसी अधिकांश अधातुएं या वस्तुएं अपने में से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा पर उच्च प्रतिरोध लगाती है। हर ऑब्जेक्ट अपने अपने स्तर पर अलग अलग रूप से प्रतिरोध लगाता है, ठीक है। लकड़ी अलग अलग क्षमता का प्रतिरोध लगाएगी, कांच अलग क्षमता का प्रतिरोध तो लगाते हैं लेकिन अलग क्षमता के, और वो इनके मुकाबले ज्यादा प्रतिरोध होता है, इसलिए ऐसा मान लिया जाता है कि उनमें से विद्युत धारा प्रवाह ही नहीं कर रही, ठीक है। लगाते तो ये भी है, तांबा भी विद्युत प्रतिरोध लगाता है, जैसा कि आपने 10वीं कक्षा की साइंस में भी पढ़ा था, और आगे चल के अपन इसमें भी पढ़ेंगे। तभी तो जो जिनमें से करंट फ्लो होता है वो मटेरियल, वो पदार्थ गर्म हो जाते हैं प्रतिरोध के कारण। तो लगाते तो ये भी है, लेकिन ये कम लगाते हैं, भेज देते हैं, ज्यादा करंट भेज देते हैं, रोक कम पाते हैं, इसलिए चालक कहलाते। ये साला बहुत ज्यादा रोक लेते हैं और भेजते ना के बराबर है, इसलिए ये विद्युत रोधी कहलाते हैं। मेन बात ये है, उच्च प्रतिरोध लगाती है, इन्हें अपन क्या कह देते हैं, विद्युत। तो सिंपल सी डेफिनेशन थी, सिंपल से उदाहरण थे, पता होगा पहले, ठीक है। नॉर्मल चीजें हैं ये, तो वैसे भी आपको पता रहती है, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं अपन और नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, जिसका नाम है आवेशन की विधियां, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। कि किसी ऑब्जेक्ट को अपन चार्ज कर सकते हैं, लेकिन किस किस तरीके से कर सकते हैं, किस किस प्रकार से कर सकते हैं। तो जो पढ़ाने का सीक्वेंस वही है जो आपको ओवरव्यू दिया था मैंने लेक्चर नंबर 01 में, चाहो तो आप देख सकते हैं, ठीक है, इसी चैनल पर, हेलो फिजिक्स पर, ठीक है, हेलो फिजिक्स। तो आवेशन की विधियां, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, किस किस प्रकार से अपन चार्ज कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को। सबसे पहले आता है घर्षण द्वारा आवेशन। तो एक तरीका जो है किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का, घर्षण द्वारा आवेशन। तीसरी चौथी बच्चे बहुत खेलते हैं इस आवेशन की इस विधि से, स्केल को माथे पर रगड़कर जो है कागज के टुकड़े उठाते हैं, या बर्थडे पार्टी में, एनिवर्सरी में गुब्बारे जब चिपकाते तो गुब्बारे को सर से रगड़कर दीवार पर ऐसे चिपकाने की कोशिश करते हैं और वो रुक भी जाता है थोड़ी देर। तो वो जो तरीका है, वो उस तरीके में जो आवेशन हो रहा है गुब्बारा और वहां पर स्केल, वो किस प्रकार से आवेशन हो रहा है, आवेशित हो रहा है, घर्षण द्वारा आवेशन। एक होता है चालन द्वारा आवेशन और एक होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। बच्चों घर्षण आपको समझ में आ रहा है? घर्षण का मतलब होता है रगड़ा मारना, जैसे कि रगड़ते हैं ना अपन किसी चीज को रगड़ने के लिए, घर्षण करने के लिए, क्या ऐसा संभव है कि दो वस्तुएं दूर रहकर घर्षित हो जाए? नहीं, रगड़ा मारने के लिए तो कांटेक्ट होना तो जरूरी है, दोनों को संपर्क में आना तो जरूरी है। तो ये एक ऐसी विधि है जिसमें दो वस्तुओं का संपर्क में आना जरूरी है। चालन इसमें भी जरूरी है, लेकिन इसमें टच करना काफी होता है, जरा टच मी, ठीक। प्रेरण, इसमें टच करने की भी जरूरत नहीं है, दूर से आंखों के डर से आवेशित हो जाता है। वो साले निमान रखे दायरे की थूतरी बीत दूंगा, तो वो इसी डर से आवेशित हो जाता है। खैर, तो अपन पढ़ते हैं सबसे पहले घर्षण द्वारा आवेशन, ये दोनों अपन कल पढ़ेंगे। आज पढ़ते हैं घर्षण द्वारा आवेशन, यानी कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण करना, रगड़ा मारना, ठीक है। पढ़ते हैं आवेशन की इस विधि में दो पदार्थों को आपस में रगड़कर, दोनों को रगड़ा मार के दूर दूर ले जाते हैं, जिससे दोनों पदार्थों पर अलग अलग प्रकृति का, एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव, तथा समान परिमाण का, इस पर 5 कूलम्ब आया है पॉजिटिव का, तो इस दूसरी वाली पर 5 कूलम्ब भी आएगा लेकिन माइनस का, इस पे +5 कूलम्ब, इस पे -5। एग्जाम्पल के ऊपर, ठीक है। प्रकृति तो अलग अलग होगी, पॉजिटिव और दूसरे पर नेगेटिव, लेकिन परिमाण सेम होएगा, 5-5, 2-2, ऐसे जैसे भी बोल का आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो इस विधि में ये करते हैं, रगड़ते हैं, जैसे कि मान लो ये दो पदार्थ है, इन दोनों को आपस में रगड़ते हैं और दूर ले जाते हैं। तो एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव, और दोनों पर समान परिमाण का 5-5 कूलम्ब। इस प्रकार से दोनों जो है, इस प्रकार से इस विधि में आवेशित किया जाता है चीजों को, ठीक है। आगे, किस
पदार्थ पर धनात्मक, हाँ अब ये क्वेश्चन अगर आपके माइंड में नहीं उठा तो उठना चाहिए कि सर जैसे मैंने इन दोनों को रगड़ा और अलग किया तो सर इन दोनों में से किस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और किस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये कैसे पता पड़ेगा सर। तो ये जो चीज है इसके लिए आपका अगला पॉइंट दे रखा है, ठीक है, मैंने आपका डाउट छोड़ा ही नहीं है, लिख भी दिया है कि किस पदार्थ पर धनात्मक प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा और किस पर ऋणात्मक प्रकृति का, किस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और किस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। यह चीज जो है वो पदार्थों के गुण धर्म पर निर्भर करती है। हर पदार्थ की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है, तो किस पदार्थ की क्या प्रॉपर्टी है और डिटेल में अगर स्पेसिफिक बताऊं आपको तो एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं कार्यफलन, वर्क फंक्शन। आगे चल के पढ़ेंगे अपन चैप्टर नंबर 11 में, ठीक है, ड्युअल नेचर ऑफ उसमें द्वैत प्रकृति में, ठीक है, एक चीज होती है कार्यफलन, उस पर जो है वो स्पेसिफिक जो प्रॉपर्टी है उस पर निर्भर करता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होएगा और कौन सा ऑब्जेक्ट नेगेटिव होएगा रगड़ा मारकर अलग करने पर घर्षण द्वारा आवेश, ठीक। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके उदाहरण मिलता है कि सर कांच की छड़ है, ठीक है, ग्लास रॉड मान लो, जैसे केमिस्ट्री लैब में आप जाते होंगे तो वो टेस्ट ट्यूब जो देखते हो वो कांच की ट्यूब होती है, ठीक है, पिपेट जिससे आप, तो वो एक कांच की छड़ है और उसको रेशम के कपड़े से, रेशम नहीं होता नायलॉन का कपड़ा जो शादी ब्याहों में चमक के लिए जो है ज्यादा जाना जाता है, चमक मारता है, शाइन करता है वो कपड़ा। तो कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े से रगड़ा और जब दोनों को अलग किया तो दोनों में से एक चीज, कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा दोनों अलग अलग चार्ज, जैसे कि ये मान लो ये रेशम का कपड़ा है और ये कांच की छड़ है, रगड़ा मारा और अलग किया, तो दोनों में से कौन सा पॉजिटिव चार्ज होएगा और कौन सा नेगेटिव चार्ज होएगा ये कैसे पता करें। तो मैंने आपको क्या बताया, गुणधर्म पर निर्भर करता है। तो आप एक बारी के लिए गैस करके बताओ, ठीक है, और कमेंट में जरूर लिखो मेरे बताने से पहले कि सर कौन सा कांच की छड़ पॉजिटिव होएगी या रेशम का कपड़ा, या नेगेटिव बता दो कि सर ये कांच की छड़ नेगेटिव होएगी या रेशम। एक बारी गैस करो, ठीक, गैस करा, पॉज करके कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलो मैं बताता हूं, इसको याद करने की भी एक ट्रिक है, जैसे कि आपने वो पढ़ा होगा, एक गाना भी है, रेशम का रुमाल गले में डाल के वो गाना है, तो उस गाने का हालांकि यूज नहीं है यहाँ पे, मैं खाली वही टीटीएल बता रहा हूँ, एक ट्रिक टू लर्न बता रहा हूँ आपको कि इसमें जो प्रकृति है वो आपको याद कैसे रखनी। टीटीएल का मतलब होता है बच्चों ट्रिक टू लर्न, याद करने की ट्रिक। क्या ट्रिक है बच्चों कि सर र से रेशम और र से ऋणात्मक, र से रेशम, रेशम का कपड़ा, और र से ही ऋणात्मक, यानी कि रेशम का कपड़ा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक आवेशित। तो रेशम का कपड़ा तो हो जाएगा बच्चों ऋणावेशित। मैंने आपको क्या बताया कि दोनों जब चार्ज करेंगे, दोनों को जब घर्षण करेंगे और दूर करेंगे तो चार्ज होंगे, तो दोनों विपरीत प्रकृति के होंगे, अलग अलग प्रकृति के होंगे। तो कौन सा पॉजिटिव, कौन सा नेगेटिव, कौन सा ऋणात्मक, कौन सा धनात्मक, तो रेशम का कपड़ा तो हो जाएगा ऋणात्मक। याद कैसे रखेंगे, र से रेशम, र से ऋणात्मक। और ऑब्वियस ही बात है, एक पॉजिटिव, एक अगर नेगेटिव हो गया, एक अगर ऋणात्मक हो गया तो दूसरा ऑब्वियस ही बात है क्या होएगा, पॉजिटिव। तो कांच की जो छड़ है वो क्या हो जाएगी, हाँ ना बोलो, क्या पिक्चर क्लियर है? हाँ सर पिक्चर क्लियर है, और नहीं भी क्लियर है तो कमेंट में डाउट जरूर पूछ लें, ठीक। तो र से रेशम जो कि क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। तो इस प्रकार से बच्चों घर्षण द्वारा अपन चीजों को क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। कल अपन पढ़ेंगे चालन द्वारा आवेशन कैसे किया जाता है और फिर उसके बाद प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे, ठीक है। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए।